नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज आपके लिए ग्रेड थर्ड का इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अभी अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले आपका क्या काम है, आप इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके पहले पढ़िए, मैं पढ़ूंगा तो पैसेज हो जाएगा लेंथी। इसके बाद दोस्तों अपन सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कोजेज। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कोजेज, इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा डी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, ड्विंडलिंग, रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन। 2 नंबर प्रश्न है, नेशनल वेल्थ इज ड्रेन्ड अवे बाय स्पेंडिंग हेविली ऑन। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑयल एंड पावर जनरेशन का। इसके बाद अगला 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट आर। तो इसका भी ऑप्शन नंबर रहेगा सी, लैंड, वाटर एंड एयर। बिल्कुल पैसेज के अंदर दिया हुआ है, थोड़ा गौर करके पढ़ना। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, डिप्लेशन ऑफ फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, डिफोरेस्टेशन विल नेवर अकर इन द केस ऑफ। किस केस में ये अकर नहीं होता, तो ये होता है दोस्तों प्लांट यूज ऑफ रिसोर्सेज में। अगला है, वी फेस द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम आर। तो ये अपने पैसेज में दे रखा है 3 फंडामेंटल क्या है, पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी, इसी की अपने प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद अपने आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, ए वर्ब दैट डिस्क्राइब्स फिजिकल और मेंटल एक्शन इज कॉल्ड। तो क्या होती है एक्शन वर्ब, ये इसकी डेफिनेशन है दोस्तों एक्शन वर्ब की। फिजिकल और मेंटल एक्शन जिसमें बताया जाता है वो होती है एक्शन वर्ब। वैसे एक्शन वर्ब होती क्या है, जैसे लाफ है तो लाफ में एक्शन हो रहा है ना, हंसना। वीप, रोना। थिंक, कोई सोचना चीज़ को, तो सारी फिजिकल भी होगी। रन, दौड़ना। तो ये सारी जो वर्ब है ये सारी क्या है, एक्शन वर्ब होती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हिज करेज वोन हिम ऑनर। तो इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि ये करेज क्या चीज़ है यहाँ पे। तो आप पहले हिज को देखिए, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। तो करेज ऑटोमेटिक क्या हो गया, नाउन हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हेयर, रियली इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए आई रियली का तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। वैसे एल वाई के होता है तो वो क्या होती है, लास्ट में एडवर्ब होता है, एल वाई अगर लगा है। यहाँ पे रियली अंडरस्टैंड का मीनिंग निकल रहा है, अंडरस्टैंड और रियली अंडरस्टैंड। तो ये अंडरस्टैंड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब भी करती है, तो ये ऑटोमेटिक एडवर्ब हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आई द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ। फॉर ए वीक नाउ लग गया, यानी आपको पता चल गया अभी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, हैव हैड बीन, ये स्ट्रक्चर गलत है। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा हैव बीन टेकिंग। अब अगला दोस्तों करते हैं अपने 10 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसको आपको करेक्ट बताना है। आई डिड नॉट अकम्पनी, अकम्पनीड, अकम्पनीड होता है तीनों फॉर्म। तो देख लो भी, डिड के बाद सेकंड फॉर्म आती नहीं है कभी, डू के बाद सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती, आई के साथ डज नहीं लगता, तो ऑप्शन हो जाएगा डू नॉट अकम्पनी, बिल्कुल राइट। अब अपने दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 में क्या, पाउन हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज टास्क व्हेन हिज बॉस। व्हेन लगा होता है, व्हेन बिफोर आफ्टर लगा होता है। अगर एक साइड में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो दूसरी साइड में हमेशा क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल इसमें से कौन सा है, अराइव्ड। हमेशा ट्रिक दोस्तों याद रखना कि जब जो काम पहले हो गया उसमें हेड थर्ड फॉर्म आएगी, और जो बाद में काम होता है उसमें आएगी पास्ट सिंपल की। बहुत बार एग्जाम में आता है ये। इसके बाद अगला देखते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न, वाज द सर्वेंट ब्रिंगिंग टी। पैसिव का ये पैसिव बनाना है आपको। तो पैसिव में बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले पहले क्या देखना है किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव बनेगा तो वाज ब्रिंगिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो वाज ब्रिंगिंग का अर्थ हो गया वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो देख लो बीइंग थर्ड फॉर्म किस किस में है, तो बीइंग थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है और फर्स्ट में भी नहीं है। अब इनमें देखना है तो इज होता ही नहीं है, वाज वर होता है। तो टी के अकॉर्डिंग वाज लग गया, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। अब अपन दोस्तों अगला करते हैं 13 नंबर प्रश्न, ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स। ये भी आपको गलती से लग गया, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो मॉडल प्लस बी थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ पर है,
मॉडल प्लस बी, आपको मॉडल प्लस तो नोट हमेशा ऑक्सिलरी के साथ रहता है मॉडल ऑक्सिलरी के, तो कुड नोट भी आएगा। कुड नोट भी कहाँ पर है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब दोस्तों अपन देखते हैं सेंटेंस नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। उसमें डू द वर्क लिखा हुआ है, पैसिव बनाना है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, और सीधे आगे सेंटेंस लगा दो। एक लेट से स्टार्ट होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? डी नंबर, लेट द वर्क बी डन। अब अपन अगला देखते हैं, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे पवन आस्क्ड द डॉक्टर। इसमें दोस्तों आप देखिए, पैसिव में भी देखना होता है और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी देखना होता है सेंटेंस किस टाइप का है। सेंटेंस है आपके इंटरोगेटिव का, तो डॉक्टर आस्क्ड रहेगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये WH वर्ड है, यही कनेक्टिव के रूप में यूज़ होगा, यहाँ पे इफ़ नहीं होगा। तो द डॉक्टर आस्क्ड पवन, बिल्कुल राइट। हाउ तक सही है। आगे देखो बाहर पास्ट टेंस है, अंदर भी क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस हो जाएगा। तो पास्ट अंदर जो नहीं है वो काट दो आप, और जो बच गया वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। इसके बाद अगला है, माई सिस्टर सेड प्लीज़ गो टू द शॉप। माई सिस्टर सेड प्लीज़, प्लीज़ काइंडली वाले जो सेंटेंस होते हैं वो किससे लगता है? उनमें सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगता है, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। अब रिक्वेस्टेड और प्लीज़ काइंडली को हटा के टू लगा दिया जाता है, आगे वर्ब लगा दी जाती है। तो माई सिस्टर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे मी क्यों आया है? क्योंकि अंडरस्टूड है। माई सिस्टर सेड, मेरी सिस्टर ने कहा, तो मी ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। अंडरस्टूड है इसलिए मी लगा दिया, लेकिन प्लीज़ काइंडली को सेंटेंस हटाना पड़ता है। तो माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप, मी टू गो टू द शॉप, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। अब दोस्तों अपन आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। द पुलिसमैन सेड द स्टूडेंट्स डू नॉट पार्क योर व्हीकल्स हियर। इसमें डू नॉट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है वो दो तरीके से बनते हैं। अगर आप सेड को आस्क्ड में रखना चाहते हो तो, या टोल्ड में रखना चाहते हो तो उसमें यहाँ पे आपको नोट टू लगाना पड़ेगा कनेक्टिव के रूप में। अगर आप फॉरवर्ड से सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें आप फॉरवर्ड अगर खुद ही क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए नोट लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा टू। तो द पुलिसमैन आस्क्ड द स्टूडेंट्स नोट टू पार्क देयर व्हीकल्स हेयर। ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन हेयर का यहाँ पे देयर नहीं किया हुआ, तो ये गलत हो गया क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है। द पुलिसमैन आस्क्ड द स्टूडेंट्स नोट टू पार्क योर व्हीकल्स देयर, ये राइट है। द पुलिसमैन फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू पार्क देयर व्हीकल्स देयर, ये भी राइट है। ये दोनों राइट है, इसका मतलब बोथ बी एंड सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब अपन दोस्तों चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। ह्यूमन इज मॉर्टल। ह्यूमन इज मॉर्टल का मीन क्या हो गया? मनुष्य नश्वर है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है आपको भी, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का जो अर्थ है वो अर्थ वैसा ही रहना चाहिए। अब इसको नेगेटिव में बनाना है। सेंटेंस का पैटर्न नेगेटिव होना चाहिए लेकिन सेंस वही रहना चाहिए। ह्यूमन इज इमोर्टल, मनुष्य क्या है? अमर है। इसमें ना से अमर है, तो ये तो सेंटेंस बन ही नहीं रहा। ह्यूमन इज नॉट इमोर्टल, ह्यूमन मानव क्या है? अमर नहीं है। ह्यूमन इज नॉट मॉर्टल, ह्यूमन क्या है? नश्वर नहीं है। ये तो कह रहा नश्वर है, ये नहीं है, तो गलत हो गया। सेंस एक जैसा नहीं है। लेकिन ह्यूमन इज नॉट मॉर्टल, मानव अमर नहीं है, यानी नश्वर है वो, तो इसका ऑप्शन तो ये बी हो गया सही। ये नॉट ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, कि सारे ह्यूमंस मॉर्टल नहीं है, तो ये भी गलत बात है। सारे कुछ का नहीं, सभी का बोला हुआ है। प्रश्न नंबर 19 है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इनको करने के लिए आपको ट्रिक है कि आपको कंपाउंड में सब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनको आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड। सभी जानते हैं कि अर्थ क्या है? राउंड है। तो ये सेंटेंस दैट लगा है ना, इसका मीन क्या हो गया? ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में बनाना है। तो द अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है एंड एवरीवन नोज इट, और सारे सभी जानते हैं। दोनों में क्या इंडिपेंडेंट क्लोज बन गया, एंड बीच में लग गया, और एंड क्या क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड सेंटेंस बन गया इसका। अब अपन आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। आफ्टर विनिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी क्राइड, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट है। एज शी वोन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी क्राइड, जैसे ही उसने क्या है ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता वो चिल्लाई। तो ये बिल्कुल इसका राइट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एज आता है। दूसरी बात, इसमें दो इसने क्या कर दिए?
सब्जेक्ट क्लोज हो गए इसमें। एज द शी वॉन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी क्राइड, आ गया शी क्राइड आफ्टर विनिंग ए ब्यूटी, तो इसमें बनेगा नहीं कॉम्प्लेक्स में। शी क्राइड आफ्टर विनिंग ए ब्यूटी, इसमें एक प्रेडिकेट है, एक ही सब्जेक्ट है, तो ये बनेगा भी नहीं इसका सेंटेंस, बिल्कुल भी कहीं पर इसमें वो है नहीं। शी वॉन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंड शी क्राइड, ये भी नहीं बनेगा। शी वॉन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट एंड सी क्राइड, ये तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। नॉट ओनली शी वॉन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ये भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन गया, क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो किस में होता है, कंपाउंड में। अगला है 21 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी, जब यहाँ पे पास्ट टेंस होता है तो आपको बता दिया अभी पास्ट टेंस अपने साथ पास्ट टेंस ही रखता है, दूसरे टेंस ना तो फ्यूचर आता है उसके साथ और ना प्रेजेंट, तो हैज तो आएगा नहीं इसके साथ, ये सेकंड फॉर्म है। व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, तो ये सेकंड फॉर्म है, और ये यहाँ पे क्या है आपकी हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस सही है। आपको मैंने पहले बताया जो वर्क पहले हो जाता है उसको हेड थर्ड फॉर्म, और जो बाद में होगा उसमें सेकंड फॉर्म। तो देखो व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा, ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, तो उसने पहले ही खाना खा लिया था या वो खाना खा चुका था, तो सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दूसरे के अंदर क्या है, हेड हेड, ये सेट नहीं बैठ रहा, ना डी नंबर ऑप्शन सेट बैठेगा, क्योंकि एक साइड में प्रेजेंट है एक साइड में पास्ट है। अब अपन आते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट विल यू डू इफ़ यू वुड फेल द ज्योग्राफी एग्जाम, विल फेल द ज्योग्राफी एग्जाम, फेल द एग्जाम, कि तुम क्या करोगे अगर तुम ज्योग्राफी में फेल हो जाओगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ये क्या फर्स्ट कंडीशन है, एक साइड में फ्यूचर सिंपल दे रखा है तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा यू फेल द ज्योग्राफी एग्जाम। सेंस आपके फ्यूचर का आएगा लेकिन टेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल लगेगा फ्यूचर सिंपल के साथ, फर्स्ट कंडीशन के अंदर। अब प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। इफ़ इट हैड नॉट रेन वी टू द पार्क, ये दोस्तों अगर देखिए आप ध्यान से देखो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म जब आए इफ़ के साथ तो ये कंडीशन हो गई थर्ड नंबर, थर्ड कंडीशन जिसको अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं। एक साइड में अगर इफ़ के साथ हेड थर्ड फॉर्म लगी है तो दूसरे क्लोज में क्या आने वाला है, वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी, वुड हैव थर्ड फॉर्म, हमेशा ये पैटर्न है कंडीशनल सेंटेंसेस का। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन करेंगे अपने 24 नंबर, यू वॉन्ट द एग्जाम अनलेस यू ए बिट हार्डर, तुम पास नहीं करोगे एग्जाम को जब तक तुम क्या करोगे, थोड़ा ट्राई नहीं करोगे। हमेशा ध्यान रखना कि वॉन्ट पास है यानी विल नॉट पास, फ्यूचर सिंपल। अनलेस भी कंडीशनल सेंटेंसेज में आता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में देखो क्या, यू के साथ डिड नॉट लगता नहीं है, हैव लगता नहीं, इनमें रह गया। तो अनलेस हमेशा खुद ही नेगेटिव है, खुद ही नेगेटिव है, तो इसके साथ वाले क्लोज में कभी भी नोट नहीं लगाओगे, क्योंकि खुद ही अनलेस का नहीं अर्थ होता है नहीं तो हो जाएगा यू वॉन्ट पास द एग्जाम अनलेस यू ट्राई ए बिट हार्डर। अब अपन करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रा, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, इस फ्रेज का मीन क्या है। तो देखो ये फ्रेज है, ईडियम है, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी ए मैन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं है, तो उसका लिए ईडियम लगता है ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रो। अब अपन अगला करते हैं 26 नंबर प्रश्न। ही सोल्ड हिज कार फॉर ए सॉन्ग, फॉर ए सॉन्ग होता है बहुत सस्ता बेच देना, उसने वेरी चीपली अपनी कार बेच दी। द ट्रायल मेड ए मोकरी ऑफ जस्टिस, मोकरी ऑफ जस्टिस होता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, तो देयर वाज नो सीरियस आउटकम, इसका हो जाएगा कोई सीरियस रिजल्ट इसका नहीं निकला। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं 28 नंबर। द फायरमैन द फायर हेयर, द करेक्ट ऑप्शन विल बी, फायरमैन ने आग बुझा दी, बुझाना क्या होता है, पुट आउट। तो दोस्तों ये तो आपको थोड़ा फ्रेजल वर्ब्स जो वोकैब पोर्शन है वो थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगला ऑप्शन है द थाइव्स द हाउस, ब्रेक इट ब्रेक आफ्टर ब्रेक इनटू, तो ब्रेक इनटू क्या होता है, ज़बरदस्ती घर में घुसना, चुपके से घुसना, तो ब्रेक इनटू आएगा। लेकिन इसमें देखो ब्रेक्स इनटू आ नहीं सकता, इसमें वैसे पता नहीं चल रहा, लेकिन जनरली ये सेंटेंस का जो मीनिंग है वो है पास्ट का, तो ब्रोक इनटू आएगा इसका, क्योंकि अगर प्रेजेंट होता भी तो ब्रेक इनटू आता, ब्रेक्स इनटू नहीं होता, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट को के साथ प्लूरल वर्ब लगती है और सिंगुलर है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी सही। अब अपन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म द हैवी रेन द फ्लाइट वाज, स्टॉर्म और हैवी रेन के कारण फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। तो कॉल्ड ऑफ होता है कैंसिल करना, किसी चीज़ को स्थगित करना,
दोस्तों अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड में विश्वास नहीं करने वाला होता है एथेइस्ट। विश्वास करने वाला ए नंबर ऑप्शन होता है थेइस्ट। और जिसके विश्वासों पे अपन कोई ज़्यादा घातक हो सकता है उसका विश्वास, उसको ना हेरेटिक बोलते हैं, हेरेटिक। और फेनेटिक क्या होता है, जो कट्टर होते हैं ना, कट्टर लोग, जिसका बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक हो उसको फेनेटिक बोलते हैं। अब अगला करते हैं, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता तो होता है इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट बिल्कुल सही नहीं किया जा सकता, एक आम हो गया उसको सही नहीं किया जा सकता, उसको इनकरेजिबल कहते हैं। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, कि एक व्यक्ति को दूसरे के द्वारा मार देना क्या होता है, होमिसाइड होता है। सुसाइड तो हमें पता ही है, खुद को मारना। फिलिसाइड होता है किसी अपने पुत्र को मारना होता है फिलिसाइड। और इंसेक्टिसाइड होता है कीटनाशक, जो बोलते हैं ना कीटनाशक, वो होता है इंसेक्टिसाइड। इसके बाद अगला अपने करते हैं 34। आइडेंटिफाई द क्लोज। द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, घर जिसमें मैं रहता हूँ वो मेरे ग्रैंडफादर का है। इसमें देखो दैट से पहले ये घर की एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, दैट आई लिव इन, घर जिसमें मैं रहता हूँ। तो घर को क्या कर, घर यहाँ पे क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव होते हैं। तो ये क्लोज पूरा का पूरा क्या कर रहा है, नाउन को एक क्वालिफाई कर रहा है। तो इसलिए हो जाएगा इसका उत्तर एडजेक्टिव क्लोज। और एडजेक्टिव क्लोज जो होते हैं वही क्या होते हैं, रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं उनको। तो डी नंबर जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस देखते हैं, आई फियर दैट आई शेल फेल, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। देखिए सबसे पहले क्लोज करने से पहले ना, सबसे पहले नाउन क्लोज की ओर देखना चाहिए अपन को। आई फियर, मुझे डर है, क्या क्या डर है, यानी व्हाट का आंसर देना, वो हमेशा नाउन क्लोज होता है। आई फियर दैट आई शेल फेल, मुझे डर है, मैं पूछूंगा क्या डर है। इंडिपेंडेंट जो क्लोज है उससे आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करोगे तो आंसर आएगा, इसका मतलब नाउन क्लोज है। तो आई फियर, मुझे डर है, क्या डर है, दैट आई शेल फेल, तो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो नाउन क्लोज हो जाएगा इसका। अब अपन करते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, आप बैठ सकते हैं जहाँ आप चाहें। तो इसमें क्वालिफाई किसको, क्या कौन क्या कर रहा है क्वालिफाई, इसमें सिट जो वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है वेर एवर यू लाइक, जहाँ आप चाहो। सिट को अलग हटा के देख लो आप, यू में वेर एवर यू लाइक, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। यानी ये क्या है, एडवर्ब क्लोज है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। द पैनल ऑफ जजेस सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, पैनल ऑफ जजेज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, इसमें आपको यह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो पैनल जो होता है इसमें यहाँ पे चाहे कितना कुछ भी लगे, चाहे सिंगुलर प्लूरल, इसका कोई मतलब नहीं है। पैनल का मतलब है द पैनल, और पैनल यहाँ पर क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो हैज आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पुअर सफर्ड ए लॉट ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, कोरोना के काल में गरीब है ना बहुत सारे सताए गए थे, बहुत पीड़ित हुए लोग। दा लगने पर स्पेसिफिक बन गया, तो ये एक गरीब की बात नहीं हो रही, बहुत सारे गरीबों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा, ये प्लूरल बन गया। दोस्तों अब करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। द किड एज वेल एज दियर पेरेंट्स मिसिंग, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है। अभी एज वेल एज से जब जुड़ते हैं सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। तो द किड है, किड क्या क्या सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी इज मिसिंग। अब करते हैं अपन 40 नंबर क्वेश्चन। मोरोस, मोरोस का सिनोनिम्स बताना आपको, सिनोनिम्स। तो मोरोस एक होता है सैड फीलिंग होती है, सैड, सैड, मोरोस, ग्लूमी, तो इसका आ जाएगा ग्लूमी। कंसील, कंसील होता है छिपाना, कंसील का भाग के रिवील नहीं करना है, रिवील इसका अपोजिट होता है, रिवील होता है प्रकट करना, लेकिन कंसील का हो जाएगा छिपाना, हाइड। अब अपन करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 और 43 है एंटोनिम्स के। डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है छूट कोई चीज़ की, और प्रीमियम महंगा उससे, तो अपोजिट हो जाएगा इसका प्रीमियम। बाद में है ड्रेरी, ड्रेरी होता है थकावट, उबाऊ टाइप की चीज़, तो चीरफुल हो जाएगा इसका अपोजिट। अब अपन करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। ए लिटरेरी डिवाइस इन विच ए पार्ट इज यूज टू डेजिनेट द होल एंड द होल टू डेजिनेट ए पार्ट इज कॉल्ड। सिंडोक होता है दोस्तों, कोई समग्र चीज़ का अंश बता देना, अंश को समग्र में बता देना, तो इसको बोलते हैं सिंडोक। अब अपन करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू करेक्ट लिटरेरी टर्म्स।
द सनफ्लावर संग दियर हेड्स। आपको मैच करना है इन एग्जाम्पल से कि कौन सा लिटरेरी टर्म्स है इन एग्जाम्पल में। तो द सनफ्लावर संग दियर हेड्स, इसमें सूरजमुखी ने अपना क्या है, सिर है वो लटका लिया। तो सिर कौन लटका सकता है, या तो कोई मनुष्य लटका सकता है या जानवर लटका सकता है। इसको पर्सोनिफाइड किया गया, मानवीकरण कर दिया गया, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये तो अपने एक कहावत है, तो कहावत है तो एपिग्राम इसका हो जाएगा। लाइफ इज अ हाईवे, लाइफ एक हाईवे की तरह है जहाँ जिंदगी चलती रहती है। तो ये क्या है, एक उपमा दी गई है, मेटाफर है, ये रूपक है मेटाफर, तो इसमें मेटाफर हो गया। मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, इसमें क्या होता है, मैन कोई काम करता है, गॉड उसको डिस्पोज कर देता है। तो एंटीथेसिस यानी दो आपके जो विचार है उनको विरोधाभासी जो चीज़ आ जाए उसमें एंटीथेसिस अपने लिटरेरी टर्म का यूज किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, फर्स्ट का डी है, तो फर्स्ट में डी किस में है, ये रहा, ये दो तो कट गए। फिर सेकंड में है ए, तो सेकंड में ए किस में है, सेकंड में ए ये रहा, तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन रहेगा सही, बिल्कुल। अब अपन करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। यू लाइक टू जॉइन अस, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है दोस्तों। तो जब लाइक दिख जाए तो आप हमेशा क्या लगाओगे, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करोगे। दोस्तों अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लेवल ऑफ फ्लड इज राइजिंग, द विलेजर्स वैकेट द विलेज इमीडिएटली। इमीडिएटली दे दिया, एक तो स्ट्रॉन्ग चीज़ बता दी आपको कि वाटर का लेवल है वो बढ़ रहा है बाढ़ का, तो विलेजर्स को ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इमीडिएटली भी दे दिया, तो आपको नीड और ये कुछ नहीं लगेगा, मस्ट आएगा इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इसके बाद दोस्तों अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। योर चाइल्ड इज सेफ इन द हैंड्स ऑफ द पुलिस, यू नॉट वरी। तुम्हारा चाइल्ड है वो सेफ हैंड्स के अंदर है, पुलिस की सेफ हैंड्स में है, पुलिसमैन के, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन नॉट वरी, तुम चिंता नहीं कर सकते। तुम यू डेयर नॉट, तुम्हें चिंता करने का साहस बिल्कुल नहीं है। यू नीड नॉट, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है आपको चिंता करने की। तो ये 48 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शी वॉज रियली हैप्पी हर वेडिंग डे। डे आ गया तो डे जब भी किसी के साथ आ जाए तो वैसे ही आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। शी वाज रियली हैप्पी ऑन हर वेडिंग डे। अगर यहाँ पे पार्टी आता तो आपको पता है एट पार्टी होता है, तो एट हर पार्टी और एट हर वेडिंग पार्टी हो जाता है, यहाँ पे ऑन आएगा। ही वाज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड पढ़ते ही आपको माइंड में आना चाहिए क्या आता है एक्यूज्ड के बाद, ऑफ आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 51। ही वाज अफ्रेड, अफ्रेड के देखते आपको तुरंत लगता है दिमाग में कि अपने तो ऑफ लगा देते हैं, लेकिन अफ्रेड के दो सेंस बनते हैं। अगर यहाँ पे टेलिंग होता, ही वाज अफ्रेडिंग ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, तो ऑफ लग जाता, लेकिन इसमें आएगा टू टेल द ट्रूथ, अफ्रेड के बाद टू लगेगा इसमें। रेन मार्टिन में थोड़ा ध्यान से देखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं 52। एम साउंड इन द वर्क मेक इज, ये मेक साउंड क्या है, तो इसको बोलते हैं बिलेबियल, इसको बिलेबियल साउंड बोलते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स वैसे वाउल होते हैं, तो दोनों ऑप्शन तो वैसे कट गए, लेकिन वाउल कौन से होते हैं, डिप्थोंग्स डबल वाउल होते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड BRAND, यानी ब्रांड, ये ब्रांड नहीं होता है ब्रांड, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा भाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है पोइट्री सेक्शन के, तो आप इसको एक बार मैं धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ें, इसके बाद अपने क्वेश्चन को मिलाएं कि कितने आपके सही हुए। तो 55 क्वेश्चन है व्हेन डार्कनेस फॉल्स देयर इज, तो यहाँ पे क्या कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, ए नंबर ऑप्शन सही है। व्हेन डज द लेपविंग कम आउट, वो लेपविंग कब आता है, तो जस्ट बिफोर टाउन। लेपविंग होता है टिटहरी, एक पक्षी होता है लेपविंग, टिटहरी हिंदी में होता है उसको बोलते हैं, तो वो कब आता है इसका पूछा गया इसमें। वाई डज द पोइट ओपन द विंडो, तो इसमें हो जाएगा ही कैन सी द लेपविंग। व्हाट आर द कोजेज ऑफ द लेपिंग मिजरी, लेपिंग के कष्टों का क्या कारण है, तो वो है लॉस एंड पेन। द लेपिंग्स क्राई फिल्स द पोइट विद अनहैप्पीनेस। नेक्स्ट है 60। इन द डार्क दैट फिल्स द पोइट विद, दिस इज ए या एन, ये क्या चीज़ है, इन द डार्क दैट फिल्स इन द पोइट, ये जो दैट फिल्स द पोइट है ना, ये क्या चीज़ है, तो देखो डार्क को क्वालिफाई कर रहा है दैट फिल्स,
अंधेरा जो फील करता है पोइट को, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा भाई। अब नंबर क्वेश्चन करते हैं 61। मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटेजी इज, कि मल्टीलिंगुअलिज्म की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, तो वो है यूजिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। लर्नर्स की लैंग्वेज को यूज़ करना, किसी चीज़ को पढ़ाने के अंदर कोई लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, कंटेंट पढ़ा रहे हो, तो उसको लर्नर्स की यूज़ करें ना, उसको कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मीन्स, जो आपके टीचिंग प्रिंसिपल है उसमें ग्रेडेशन है ना, सिलेक्शन ग्रेडेशन, तो ग्रेडेशन का आंसर होता है गो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। 63 देखते हैं। ए टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स, व्हाट दिस नोन एज, कि एक टीचर है ना, वो पढ़ाते टाइम में अपने बॉडीली इंप्रेशन को यूज़ कर रहा है, मूवमेंट्स को यूज़ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये एक टीचिंग मेथड भी है। नेक्स्ट है वाइल यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड द टीचर शुड, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो उसको हमेशा इनक्रेज करना चाहिए, इनक्रेज डाइवर्जेंट थिंकिंग, बच्चे की जो थिंकिंग है उसको इनक्रेज करना चाहिए। नेक्स्ट है द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, इंग्लिश टीचिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एक तो इनसफिशिएंट मॉडर्न टीचिंग एड, बिल्कुल इंडिया में भी नहीं है मॉडर्न टीचिंग एड, यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड पढ़ाया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, और लैक ऑफ गुड बुक्स, और अच्छी बुक्स की कमी है अभी तक, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट। यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज विदाउट हेल्प ऑफ मदर टंग इज, टारगेट लैंग्वेज में सीधा ही पढ़ाना बिना कोई मदर टंग के, तो डायरेक्ट मेथड में होता है, तो डायरेक्ट मेथड ढूंढो यहाँ पे कहाँ है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ CLT, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल क्या है, इसका सीधा सा मीनिंग है कि उसको मीनिंग पे ध्यान दिया जाता है और फ्लुएंसी पे ध्यान दिया जाता है, इसके अलावा कोई ग्रामर नहीं है, सीधा मीनिंग और फ्लुएंसी पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है 68 द स्टूडेंट्स मेक अनइम्पोर्टेंट एरर्स टीचर शुड, कोई गलती कर रहा है, अनइम्पोर्टेंट एरर कर रहा है, तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए, उसको पीटने पड़ने वाली बात, तो पनिशमेंट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी कोई भी सब्जेक्ट के हो जाए, आपको वो कहीं नहीं लिखना, पनिश का तो कुछ ही नहीं है, इग्नोर भी नहीं कर सकते आप, आपको टीचर बनाया तो आपको सुधार ही कराना है ना उसका, तो मेक नोट एंड रिटर्न देम लेटर, बाद में उनको बताना, मेक नोट कर लेना उसको कि आपकी ये गलती थी, इसको सुधारो, उनको इंस्ट्रक्शन ही दे सकते हो आप। अब विच आर द करेक्टर्स ऑफ ALM, ALM मीन्स ऑडियो लिंगुअल मेथड का क्या करेक्टर है, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड का आपको बता दिया, डायलॉग्स ही डायलॉग्स सुनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, तो डायलॉग्स का आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण आना एक निर्देशात्मक, ये निर्देश दिए जाते हैं, तो इंस्ट्रक्शनल है ये रेमेडियल टीचिंग। तो दोस्तों ये 70 क्वेश्चन मैं लेकर आया था आपके लिए मॉडल पेपर, इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, PDF के अलावा अपने पास वहाँ पे टेलीग्राम के अंदर खूब सारे नोट्स पड़े हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। और भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप क्या कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए और भी मैटर जल्द ही चैनल पे आने वाला है, तो आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा, और जो चीज़ आपको चाहिए उसका भी कमेंट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।